हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं असुर वेब सीरीज़ को। यह क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ के टोटल 2 सीज़न हैं। मैं दोनों सीज़न को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सीज़न 1 में टोटल 8 एपिसोड हैं और इस वीडियो में मैं सीज़न 1 के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक आदमी और उसके बेटे को देखते हैं। बेटे का नाम शुभ था, जो कि पूजा कर रहा था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों ब्राह्मण थे। पूजा पूरी करने के बाद शुभ और उसके पिता नाव में बैठकर जा रहे थे। अचानक से शुभ के पिता नदी में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से डूबकर उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद मूवी को 11 साल बाद अमेरिका में दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार में 3 लोग थे, निखिल, उसकी वाइफ नैना और उसकी बेटी रिया। निखिल टीचिंग की जॉब कर रहा था, नैना सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। शाम को नैना और निखिल एक दूसरे से बात कर रहे थे और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि निखिल अपनी जॉब से खुश नहीं था। निखिल पहले इंडिया में सीबीआई में था, लेकिन नैना को यह काम पसंद नहीं था, इसीलिए निखिल अपनी जॉब छोड़कर नैना के साथ अमेरिका में आ गया। मूवी का सीन चेंज होता है। फिर हम देखते हैं कि किचन में खाना बना रही औरत पर एक आदमी हमला करके उसे मार देता है। मरने के बाद उसकी बॉडी को जंगली कुत्तों के पास फेंक देता है। कुत्ते उसकी बॉडी को खाते हैं। अगली सुबह सीबीआई को उस औरत की डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी को कुत्तों ने ऐसे खाया था कि डेड बॉडी को पहचानना लगभग असंभव था। इस केस की छानबीन लोलार्क कर रहे थे। लोलार्क देखते हैं कि इस बॉडी को एक बांस की लकड़ी से बांध रखा है। डेड बॉडी के चेहरे पर एक मार्क्स भी है, जो कि थोड़ा अजीब है। लोलार्क इस डेड बॉडी की फोटो निखिल को सेंड करते हैं। निखिल के फोन पर रिया गेम खेल रही थी। इसी दौरान रिया डेड बॉडी की फोटो को देखती है और जोर से चिल्लाती है। निखिल और नैना दोनों मिलकर रिया को शांत करके उसे सुला देते हैं। अगली सुबह नैना इस बारे में निखिल से बात करती है। निखिल नैना से कहता है, मुझे कुछ दिनों से कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इंडिया के डिफरेंट लोकेशन से, और हर लोकेशन पर वहां डेड बॉडी मिल रही है। किसी को पता नहीं कि ये कौन कर रहा है, लेकिन यह तीसरी बार था। नैना निखिल को समझाती है कि तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, यह काम सीबीआई का है, उन्हें करने दो। जवाब में निखिल कहता है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन सीबीआई को ही दे रहा हूँ। आगे निखिल कहता है, मुझे सीबीआई ने जॉब ऑफर करी है सीनियर पोजीशन पे, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। नैना और निखिल में बहस होती है, क्योंकि नैना नहीं चाहती थी कि निखिल इंडिया जाए। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इस औरत की डेड बॉडी की ऑटोप्सी हो रही थी। ऑटोप्सी को धनंजय और नुसरत कर रहे थे, जो कि खुद सीबीआई में थे। अब यहाँ पर आपको बता दूं, धनंजय एक मेन कैरेक्टर है इस कहानी में, तो हम पूरी कहानी में धनंजय को डीजे कह के बुलाएंगे। खैर, ऑटोप्सी करने के दौरान इन्हें पता चलता है कि डेड बॉडी की इंडेक्स फिंगर को किसी शार्प चीज से काटा गया है। ऑटोप्सी के बाद डीजे नुसरत और लोलार्क को पिछले कुछ केस दिखाता है, जिसमें इसी तरह 2 लोगों का मर्डर किया गया था। साथ ही उनकी भी इंडेक्स फिंगर को इसी तरह से काटा गया था, लेकिन यह केस अलग है। इस केस में डेड बॉडी का चेहरा डिसफिगर किया गया है। साथ ही इनके पास एक मार्क्स भी मिला है, जो कि पिछले किसी भी केस में नहीं हुआ था। आगे डीजे कहता है, ये मर्डर जिसने भी किया है वो हमसे कुछ कहना चाहता है। सीबीआई को 7 महीने हो चुके थे इन्वेस्टिगेशन करते हुए, लेकिन अभी तक उनके पास कोई लीड नहीं थी। फिर कुछ समय बाद डीजे को एक लेटर मिलता है। इस लेटर में कैसेट था। कैसेट को प्ले करने पर ऑडियो प्ले होता है। ऑडियो में यह आदमी शुद्ध हिंदी में डीजे से कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। पिछले 7 महीनों से तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन शून्य के अलावा कुछ नहीं मिला है तुम्हें। यह निश्चित है, पृथ्वी का घूमना, नियति का घटना, ग्रहों की गति, प्रकृति का नियम, सब निश्चित है। जीवन मृत्यु, मृत्यु जीवन का एक निश्चित तत्व, और इस जीवन और मृत्यु के खेल में तुम्हारी हार निश्चित है। ये ऑडियो सुनने के बाद सीबीआई की पूरी टीम इस लेटर और ऑडियो कैसेट पर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि किसने इस लेटर को भेजा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अमेरिका में देखते हैं, जहां पर निखिल नैना को इंडिया में अपने साथ चलने के लिए कन्विंस करता है। निखिल नैना से कहता है, कोई सीरियल किलर इंडिया में इनोसेंट लोगों को मार रहा है, अगर मैं इंडिया में नहीं गया तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। रिप्लाई में नैना निखिल से कहती है, मैंने अपनी लाइफ यहाँ पर बहुत मेहनत से बनाई है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं और रिया यहाँ से नहीं जाएंगे। मूवी का सीन फिर से शिफ्ट होता है
है और हम देखते हैं सीबीआई को एक बहुत बड़ी लीड मिलती है। सीबीआई को वो कार मिल जाती है जिस कार में उस औरत की डेड बॉडी को ले जाया गया था। डीजे तुरंत उस कार के पास पहुंचते हैं और वो खुद कार को इन्वेस्टिगेट करते हैं। डीजे जैसे ही कार का दरवाजा खोलते हैं, कार में आग लग जाती है और कार पूरी तरह जल जाती है। कुछ समय बाद डीजे को फिर से लेटर मिलता है और इस बार लेटर में पेन ड्राइव था। पेन ड्राइव में एक वीडियो था। डीजे वीडियो को प्ले करते हैं। वो देखते हैं कि ये वीडियो उसी औरत का था जिसकी डेड बॉडी इन्हें मिली थी। डीजे इस वीडियो को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी। इस वीडियो में क्लियरली हम लोग देख पाते हैं कि कैसे किलर ने डीजे की वाइफ का मर्डर किया था। डीजे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर शुभ श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रहा था। शुभ 1 बाय 1 एक एक पेज देखकर पलट रहा था। उसे ऐसा करते हुए उसके पिता देख लेते हैं। वो शुभ से कहते हैं कि बेटा, बाप को तुमने मूर्ख समझ रखा है क्या? यह श्रीमद् भगवत गीता है, कोई पंचतंत्र की किताब नहीं जो तुम पन्ने पलटे जा रहे हो। रिप्लाई में शुभ कहता है कि मैं पन्ने नहीं पलट रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। यह सुनने के बाद शुभ के पिता उसके हाथों से भगवत गीता को छीन लेते हैं और उससे भगवत गीता में से एक श्लोक पूछते हैं जिसका जवाब शुभ बिल्कुल सही देता है। फिर यहाँ शुभ के दादा आते हैं। वो शुभ के पिता से कहते हैं कि अपने बेटे से कोई ऐसे बात करता है। शुभ के पिता कहते हैं ना जाने कौन से असुर की औलाद है, इसके अंदर इंसानों जैसे एक भी लक्षण नहीं है। जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ मर गई। पैदा होने के कुछ समय बाद ये बोलने लगा और अगले दिन चलने भी लगा। यह असुर नहीं तो और क्या है? रिप्लाई में शुभ के दादा कहते हैं उस पर देवी माँ की कृपा है और सावित्री की मृत्यु नियति थी और कुछ नहीं। शुभ के दादा अपने बेटे को समझाते हैं कि वो शुभ के साथ अच्छे से बात करे क्योंकि शुभ अभी बच्चा है। अगर इस उम्र में तुम उससे ऐसे बात करोगे तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ हम शुभ को देखते हैं जो कि इन सब बातों को सुनने के बाद अपने घर के बाहर जाता है और कुत्ते के बच्चे को लकड़ी के ढेर में जिंदा जला देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ पाते हैं शुभ कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, उसमें कुछ तो सुपर नेचुरल था, लेकिन उसके पिता उसे एक असुर समझते थे और उसके साथ कभी भी अच्छे से बात नहीं करते थे। वो हमेशा शुभ को असुर, दानव, दैत्य कह के बुलाया करते थे और इसी वजह से शुभ भी अपने आप को एक बुरा इंसान समझने लगा था। अब शुभ का डीजे और निखिल के साथ क्या कनेक्शन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि डीजे को उसकी पूरी टीम सिंपैथी देती है और समझाती है कि हम जल्द से जल्द उस क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। रिप्लाई में डीजे अपने सीनियर से कहता है कि इस केस में मेरे लिए कुछ भी स्पेशल मत करना, जो रूल है उन्हें ही फॉलो करना। डीजे अपने सीनियर को बताता है कि उसकी वाइफ 7 दिन के लिए बेंगलोर गई थी। डीजे की वाइफ का संध्या नाम था। डीजे कहता है मेरी और संध्या की बात चैट पर ही हुआ करती थी। डीजे संध्या की मर्डर वाली वीडियो को फिर से देखता है। यहाँ पर उसे इस क्रिमिनल के गले पर टैटू दिखता है। दूसरी तरफ हम निखिल को देखते हैं जो कि इंडिया आ चुका था। इंडिया पहुंचते ही निखिल 10 साल बाद फिर से सीबीआई को ज्वाइन करता है। साथ ही डीजे की वाइफ का केस भी निखिल को दे दिया जाता है। निखिल लोलार्क से मिलता है, साथ ही वो इस टैटू को भी देखता है। निखिल कहता है यह टैटू तो नागालैंड के ट्राइबल लोग अपने शरीर पे बनवाते हैं। लोलार्क तुरंत इस टैटू को हर एक पुलिस स्टेशन में पहुंचा देता है, खासकर नागालैंड पुलिस स्टेशन में। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नागालैंड में धीमापुर पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है। इस डेड बॉडी के गले पर वही टैटू था जिसे सीबीआई ढूंढ रही थी। साथ ही इस डेड बॉडी के पास वही मार्क्स भी मिलता है जो संध्या की डेड बॉडी के पास मिला था। धीमापुर पुलिस तुरंत सीबीआई को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बताती है। अगले दिन नुसरत अपने असिस्टेंट अंकित के साथ धीमापुर पहुंचती है। वहां पर इन्हें पता चलता है कि इस आदमी का नाम लाल थंजारा था। लाल थंजारा 15 साल की उम्र से घर छोड़ चुका था और इस पर 4 मर्डर केस के आरोप भी थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं निखिल डीजे से मिलता है और कहता है जो भी पास्ट में हमारे बीच हुआ उसे भूल जाओ और अब हमें साथ मिलकर काम करना है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, डीजे और निखिल दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। दोनों ने साथ साथ कई केस को सॉल्व किया था, फिर भी इन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। खैर, निखिल डीजे से पूछता है कि क्या संध्या मैम का किसी के साथ कोई इशू या कोई प्रॉब्लम था। इस पर डीजे कहता है संध्या का किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा था।
वो मुझसे डिवोर्स चाहती थी, मैं भी उसे डिवोर्स देना चाहता था। शाम को निखिल और नुसरत दोनों लाल थंजारा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। लाल थंजारा की डेड बॉडी में बार्बिचूरेट मिलता है और साथ ही अल्कोहल। अगली सुबह निखिल रसूल से मिलता है। रसूल निखिल और बाकी सभी टीम मेंबर को बताता है कि संध्या मैम की कार, जीपीएस से लेकर सीसीटीवी कैमरा इन्फो तक सब कुछ डीजे सर के कंप्यूटर से लिंक था। इसका मतलब डीजे सर संध्या को ट्रैक कर रहे थे। खैर, रसूल लाल थंजारा के ट्रैवल रिकॉर्ड दिखाता है। जिस रात संध्या का मर्डर हुआ था उसी रात लाल थंजारा नागालैंड से दिल्ली आया था। फिर अगली शाम को वो वापस नागालैंड चला गया था। इन ट्रैवल रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लग रहा था कि संध्या का मर्डर लाल थंजारा ने किया है, लेकिन एक सवाल ये भी था कि लाल थंजारा का मर्डर किसने किया। खैर, यह सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यह सारे सबूत यह इशारा कर रहे थे कि संध्या के मर्डर में डीजे सर का हाथ है। शाम को निखिल नुसरत से पूछता है क्या संध्या के पोस्टमार्टम में कुछ अजीब था। इस पर नुसरत कहती है संध्या ने हाल ही में अबॉर्शन करवाया था। यह सुनने के बाद निखिल वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लाल थंजारा के घर से पुलिस को कुछ पैसे और अस्थमा पंप मिलता है। निखिल अपने जूनियर से कहता है कि इन अस्थमा पंप को लैब टेस्ट के लिए भेज दो, साथ ही इन पैसों पर लगे फिंगरप्रिंट को क्रिमिनल डेटा के साथ मैच कराओ और साथ ही डीजे सर के फिंगरप्रिंट के साथ भी मैच कराओ। उसके बाद निखिल अपनी पूरी टीम के साथ अपने बॉस के पास जाता है। वहां पर निखिल कहता है संध्या के मर्डर में डीजे सर का हाथ है। निखिल अपने बॉस को एक थ्योरी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि डीजे सर की वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनकी वाइफ का अफेयर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा था। डीजे सर संध्या को डिवोर्स देना चाहते थे, यह उन्होंने खुद मुझे बताया था। वहीं दूसरी तरफ डीजे सर संध्या की लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। इस बात का हमारे पास सबूत भी है। मेड ने टेस्टिफाई किया कि संध्या मैम और डीजे सर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। फिर जैसे ही डीजे सर को यह पता चलता है कि संध्या बेंगलोर जाने वाली है, उसी समय डीजे सर ने लाल थंजारा को दिल्ली बुलाया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर था। उसने संध्या का मर्डर किया और बॉडी को टांग के वापस नागालैंड चला गया। उसके ट्रैवल रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है। आखिर में डीजे सर ने लाल थंजारा को भी मार दिया। लाल थंजारा अस्थमा का मरीज था और इसी चीज का फायदा डीजे सर ने उठाया। जिस दिन लाल थंजारा ने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी, उसी दिन उसके अस्थमा पंप को बार्बिचूरेट वाले अस्थमा पंप के साथ डीजे सर ने बदल दिया। अब जैसे ही लाल थंजारा ने अस्थमा पंप का इस्तेमाल किया, उसकी बॉडी में बार्बिचूरेट गया और दारू के साथ रिएक्शन कर गया, जिसकी वजह से उसकी नेचुरल मौत हो गई। निखिल वो पंप भी अपने बॉस को दिखाता है जिस पंप से लाल थंजारा की मौत हुई थी। साथ ही वो कुछ पैसे भी दिखाता है जो कि लाल थंजारा के पास मिले थे, जिस पर डीजे सर के फिंगरप्रिंट थे। यह थ्योरी सुनने के बाद, इतने सारे एविडेंस देखने के बाद निखिल के बॉस डीजे पर एक्शन लेने के लिए एग्री हो जाते हैं। उसके बाद निखिल डीजे को अरेस्ट करता है। डीजे अपनी सफाई में कहते हैं मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत भी शुभ से ही होती है। पास्ट में हम देखते हैं शुभ के दादा उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके आए थे उसका इलाज करवाने के लिए। शुभ के दादा डॉक्टर को बताते हैं कि शुभ ज्यादा किसी बच्चे से बात नहीं करता है, वह अपने आप में ही रहता है। जब वो 3 साल का था तब वो पूरी किताब पढ़ लेता था। अब वो 8 साल का है, उसे पूरी भगवत गीता मुंह जवानी याद है। डॉक्टर शुभ का टेस्ट लेता है। टेस्ट के रिजल्ट डॉक्टर को हैरान कर देते हैं। डॉक्टर शुभ के दादा से कहते हैं तुम्हारे पोते का IQ लेवल बहुत ज्यादा है, यह बच्चा गॉड गिफ्टेड है और ये जो चाहे वो बन सकता है। डॉक्टर शुभ से पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। जवाब में शुभ कहता है असुर, दानव, दैत्य, राक्षस। तभी शुभ के दादा डॉक्टर से कहते हैं इसके पिता हमेशा इसको दानव, दैत्य, असुर कह के बुलाए करते हैं। डॉक्टर शुभ को अपने केबिन से बाहर भेज देते हैं और वो शुभ के दादा को समझाते हैं कि तुम अपने बेटे को समझाओ वो शुभ को अच्छे से रखे, उसके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, क्योंकि तुम्हारा पोता कोई आम बच्चा नहीं है। ऐसे लोग दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। इस बच्चे का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ हम शुभ को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में रखे एक स्केलेटन की इंडेक्स फिंगर को तोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता हमेशा उसे उंगली दिखाकर मारा करते थे और उसे बुरा भला कहा करते थे। तो दोस्तों, आप इस सीन से प्रेजेंट मूवी को रिलेट कर पा रहे होंगे, जहां पर मर्डरर डेड बॉडी की इंडेक्स फिंगर को काट देता है। खैर, मूवी प्रेजेंट सीन में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं निखिल को फिर से 3 नए कोऑर्डिनेट्स आए हैं डिफरेंट लोकेशन के। इन कोऑर्डिनेट्स को चेक करने के बाद 3 नए लोकेशन पता चलते हैं। पहली लोकेशन कोलकाता की थी, दूसरी लोकेशन गुड़गांव की थी और तीसरी लोकेशन दिल्ली
दिल्ली में थी। निखिल समझ जाता है फिर से 3 मर्डर होने वाले हैं। निखिल नुसरत से कहता है 7 महीने पहले मुझे कोऑर्डिनेट्स भेजना, संध्या का मर्डर होना, डीजे सर का जेल जाना और फिर आज मुझे ये 3 नए कोऑर्डिनेट्स मिलना, यह सब आपस में कनेक्टेड है। अचानक से इन्हें खबर मिलती है कि कोलकाता में एक आदमी का कार के अंदर मर्डर हो गया है। उसकी डेड बॉडी के साथ भी वही मार्क्स मिला है, साथ ही उसकी भी इंडेक्स फिंगर गायब थी। निखिल तुरंत अपनी टीम को लेकर दूसरे कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन गुड़गांव में जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेल में डीजे सर को देखते हैं जो कि एक कांस्टेबल से पेन पेपर मांगते हैं। कांस्टेबल उन्हें पेन पेपर तो नहीं देता है लेकिन कुछ चौक उन्हें देता है। कुछ कैदी डीजे को बुली करते हैं क्योंकि डीजे ने कई कैदियों को जेल में पहुंचाया था और आज वो खुद भी जेल में था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम निखिल को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ नैना से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। नैना निखिल को बताती है कि वो बहुत जल्द इंडिया आ रही है और वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। अचानक से निखिल को कुछ याद आता है। वो वीडियो कॉल छोड़कर अपने जूनियर के पास जाता है। उनसे कहता है कि जो नोट के बंडल हमें लाल थंजारा के पास मिले थे उन्हें फिर से लैब में टेस्ट के लिए भेजिए और उनसे बोलेगा कि हर बंडल के टॉप और बॉटम के फिंगरप्रिंट के स्कैन हमें चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं निखिल गुड़गांव के एक घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान घर में एक घड़ी मिलती है जिसमें उल्टा टाइम चल रहा था। इन लोगों के पास सिर्फ 9 घंटे थे। 9 घंटे बाद दूसरा मर्डर होने वाला था। ये घर किसी जॉर्जी नाम के आदमी का था जो कि कॉफिन बनाने का काम करता था, लेकिन अभी वो पिछले 2 दिनों से गायब है। जॉर्जी का मोबाइल ट्रैक करने पर वह निखिल को एक कार के अंदर ट्रैप मिलता है। जॉर्जी निखिल को बताता है जब मैं रात में कॉफिन की डिलीवरी करने के लिए जा रहा था तभी एक आदमी मेरे सामने आया और उसने अजीब सा मास्क पहना हुआ था। उसने मुझे धमकी दी अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मेरी फैमिली को मार देगा। मजबूरी में मुझे उसका साथ देना पड़ा। फिर मेरी आंखों के सामने उसने एक जिंदा आदमी को कॉफिन में बंद कर दिया और मुझे बेहोश कर दिया। जॉर्जी की बात सुनने के बाद निखिल कहता है हमारे पास सिर्फ 45 मिनट है, हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। तभी निखिल को लैब से कॉल आता है। डॉक्टर निखिल से कहते हैं कि नोट के बंडल के टॉप और बॉटम पर डीजे सर के थंब के फिंगरप्रिंट हैं। डॉक्टर की इस बात को सुनने के बाद निखिल सोचता है अगर डीजे सर ने लाल थंजारा को नोटों का बंडल दिया होता तो बंडल पर डीजे सर के सभी फिंगर के फिंगरप्रिंट होने चाहिए, ना कि सिर्फ थंब के। खैर, निखिल को डीजे सर का कॉल आता है और वो निखिल से कहते हैं तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारा 10 साल बाद इंडिया आना और मेरा जेल जाना, तुम्हें यूं कोऑर्डिनेट्स भेजना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जवाब में निखिल डीजे सर से कहता है कि मैं कल आपसे मिलता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहने के बाद निखिल कॉल कट कर देता है। इसके बाद निखिल अपनी पूरी टीम के साथ उस कॉफिन को ढूंढता है। निखिल अपनी टीम के सभी लोगों से कहता है हो ना हो इस क्रिमिनल ने उस कॉफिन को जमीन के नीचे दफन कर रखा होगा। कॉफिन को दफन करे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जहाँ पर भी उभरी हुई मिट्टी दिखे तो समझ जाना कॉफिन वहीं पर दफन है। कुछ देर ढूंढने के बाद कब्रिस्तान में एक कांस्टेबल को उभरी हुई मिट्टी मिल जाती है। उसके नीचे एक कॉफिन मिलता है। जैसे ही उस कॉफिन को खोला जाता है अचानक से उस कॉफिन से तेज धार वाले ब्लेड निकलते हैं और सभी पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उस कॉफिन से अजीब सी गैस भी निकल रही थी जिसकी वजह से जो लोग इन ब्लेड से बच गए थे वह इस गैस की वजह से बेहोश हो जाते हैं। तभी इस कॉफिन से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने अपने चेहरे पर सेफ्टी मास्क पहन रखा था। एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पास्ट में डीजे को देखते हैं जो कि पूजा करवा रहा था। इस पूजा को शुभ और उसके पिता कर रहे थे। पूजा खत्म होने के बाद शुभ और उसके पिता नाव में बैठकर घर जा रहे थे। अचानक से शुभ के पिता नदी में गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये वही सीन था जो हमने एपिसोड 1 के शुरुआत में देखा था। खैर, फिर शुभ के पिता की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शुभ के पिता की मौत नदी में डूबकर हुई है। तभी वहाँ पर डीजे आते हैं। डीजे डेड बॉडी को देखते ही बता देते हैं कि इनकी मौत डूबने से नहीं हुई है बल्कि पॉइजन से हुई है। फिर डीजे शुभ के पास जाते हैं। वो उससे कहते हैं जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। रिप्लाई में शुभ कहता है आदमी को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। आपने पूजा के लिए दक्षिणा दी थी, पूजा अभी बाकी है। कल सूर्य उदय से पहले इसी घाट पर आ जाना, मैं आपकी पूजा संपन्न करवा दूंगा। इतना कहने के बाद शुभ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और
हमें पता चलता है कि निखिल गायब हो चुका है। सीबीआई की टीम निखिल को ढूंढने में लग जाती है। दूसरी तरफ निखिल की फैमिली भी इंडिया आ चुकी थी। इंडिया पहुंचते ही नैना निखिल के ऑफिस में जाती है। नैना नुसरत से निखिल के बारे में पूछती है। नुसरत कहती है कि हमें नहीं पता निखिल कहां पर है, निखिल को किसी ने किडनैप कर दिया है, लेकिन बहुत जल्द हम उसे ढूंढ निकालेंगे। नैना नुसरत से बहस करती है, तुम लोगों के होते हुए कोई निखिल को कैसे किडनैप कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फाइनली हम निखिल को देखते हैं जो कि एक कमरे में कैद था। निखिल देखता है कमरे में एक टॉयलेट, टीवी, टेलीफोन और कुछ किताबें, पेन इत्यादि चीजें थी। साथ ही कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। निखिल तुरंत टेलीफोन से कॉल करता है, लेकिन कॉल को निखिल का किडनैपर उठाता है। कॉल पर किडनैपर निखिल से कहता है, जिस तरह बारिश की सभी बूंदें नदियों से होकर समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह तुम इस टेलीफोन से किसी को भी कॉल लगाओगे तो तुम मुझे ही पाओगे। निखिल पूछता है, कौन हो तुम? इस पर किडनैपर कहता है, जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ, जरूरी ये है कि हमें आगे क्या करना है। निखिल कहता है, अगर तुम इतना ही सब कुछ जानते हो तो तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? इस पर किडनैपर कहता है, जिस तरह अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, उसी तरह तुम मेरे सारथी हो। इतना कहने के बाद ये किडनैपर कॉल कट कर देता है। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं किडनैपर कैमरे के थ्रू निखिल की हर हरकत पर नजर रख रहा था, लेकिन हमें किडनैपर का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। अब हो ना हो शहर में जितने भी मर्डर हो रहे हैं उसमें इस किडनैपर का ही हाथ है। खैर आगे हम देखते हैं डीजे जेल की दीवार पर चौक से बहुत सी बातें लिख देता है, क्योंकि वह इस केस की जड़ तक पहुंचना चाहता था। फिर लोलार्क डीजे से मिलता है और उसे बताता है कि निखिल को किडनैप कर लिया गया है, हमें पता नहीं निखिल जिंदा है या फिर मर चुका है। आगे लोलार्क कहता है, कोई तुम दोनों से दुश्मनी निकाल रहा है, इसलिए वो सारे केस की फाइल लेकर आया है जो आपने और निखिल सर ने साथ मिलकर सॉल्व किया था। फिर डीजे लोलार्क से कहता है, निखिल जहाँ भी है वो जिंदा है, अगर उसे निखिल को मारना ही होता तो वो उसे वहीं पर मार देता, लेकिन उसने निखिल को किडनैप किया क्योंकि उसे निखिल की जरूरत है। उसके बाद डीजे उन सारे केस को फिर से स्टडी करता है जो कि निखिल और उन्होंने साथ मिलकर सॉल्व किया था, लेकिन उन्हें उस केस में कुछ भी नहीं मिलता है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम निखिल को देखते हैं। अचानक से कमरे के एक छोटे से हॉल से निखिल के लिए खाना आता है। निखिल उस खाने को फेंक देता है और टेलीफोन की बैटरी निकाल देता है ताकि यह किडनैपर उसे कॉल ना कर सके। फिर कमरे में रखे हुए टीवी पर एक वीडियो प्ले होता है। जब निखिल उस वीडियो को देखता है तो वीडियो पर उसकी फैमिली नजर आती है। निखिल तुरंत टेलीफोन में बैटरी डालता है और कॉल करता है। कॉल पर निखिल किडनैपर से कहता है, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, बस मेरी फैमिली को कुछ मत करना। जवाब में किडनैपर कहता है, धर्म और परिवार की रक्षा के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, तुम्हें अपने परिवार की रक्षा करनी है, मुझे अपने धर्म की। इतना कहने के बाद किडनैपर कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद कमरे में एक पेपर आता है। पेपर पर अभिलाषा चंद्रन की फोटो थी। किडनैपर निखिल से कहता है, यह है तुम्हारा पहला सब्जेक्ट, अभिलाषा चंद्रन। अभिलाषा चंद्रन एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है जिसने अमेरिका की स्कॉलरशिप को छोड़कर इंडिया में ही काम करने का फैसला किया है। खैर निखिल किडनैपर से कहता है कि तुम्हें इस इनोसेंट इंसान को मारकर क्या मिलेगा। रिप्लाई में किडनैपर कहता है, मरते तो दोनों हैं, निर्दोष और दोषी, मरना उसका भाग्य है, मारना तुम्हारा और मरवाना मेरा। कुछ देर बाद निखिल अभिलाषा का रूटीन पूछता है। किडनैपर निखिल को बताता है कि अभिलाषा अपनी माँ और बेटी के साथ रहती है। वह रोज सुबह 8 बजे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती है, फिर शाम को 6 बजे घर जाती है। वीकेंड वो अपनी माँ और बेटी के साथ ही बिताती है, यही उसकी दुनिया है। निखिल पूछता है, क्या उसे कोई मेडिकल इशू है। रिप्लाई में किडनैपर कहता है, कुछ दिनों में उसका डेंटल ट्रीटमेंट है। अभिलाषा चंद्रन की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद निखिल उसके मर्डर का प्लान बनाता है। निखिल किडनैपर को बताता है कि तुम्हें उसके टाइटेनियम के टूथ कैप को आयरन से रिप्लेस कर देना है। ट्रीटमेंट के बाद वो वापस अपने डिपार्टमेंट में जाएगी और अपना ब्रेन मैपिंग करेगी। जैसे ही वो अपना ब्रेन का रीडिंग लेगी, तुम्हें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इतना बढ़ाना होगा कि उसके टूथ में लगे आयरन कैप बुलेट की तरह उसके दिमाग को चीरता हुआ बाहर निकलेगा और उसकी मौत हो जाएगी। फाइनली इस प्लान को किडनैपर अंजाम देता है और अभिलाषा चंद्रन की मौत हो जाती है। प्लान के अकॉर्डिंग डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया जाता है। रात को सीबीआई को अभिलाषा की डेड बॉडी मिलती है। लोलार्क कहता है, इस केस को सिर्फ डीजे सर ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डीजे सारी फाइल और सारे
सारे केस को स्टडी करने के बाद भी उन्हें उस आदमी का पता नहीं चल पा रहा था जो ये सब कर रहा था। फिर अचानक से डीजे को एक केस याद आता है। उसके बाद मूवी पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर शुभ के पिता के मरने के बाद अगले दिन डीजे अपनी पूजा शुभ से करवा रहा था। डीजे शुभ से कहता है, इतनी कम उम्र में तुम कितनी अच्छी पूजा करवा लेते हो, क्या पिताजी ने सिखाया? रिप्लाई में शुभ कहता है, उनकी मार ने। डीजे शुभ से पूछता है, क्या तुम्हें अपने पिता की मौत का अफसोस नहीं है? इस पर शुभ कहता है, कुछ घटनाएं अफसोस के लायक नहीं होती हैं, जो नियति में लिखा है वो होकर ही रहेगा। डीजे कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है तुम अपने पिताजी की मौत के बारे में पहले से ही जानते थे। रिप्लाई में शुभ कहता है, भविष्य का ज्ञान तो श्री कृष्ण को भी था, क्या वो युद्ध के विनाश को रोक पाए थे? डीजे शुभ से एक सवाल पूछता है कि तुम्हारे पिताजी को जहर किसने दिया? यह सुनने के बाद शुभ का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो हल्का सा स्माइल करता है। उसके बाद शुभ डीजे से कहता है, मनुष्य को अपनी जिज्ञासा खुद ही शांत करनी पड़ती है। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पर डीजे से मिलने लोलार्क आया था। लोलार्क इस केस को सॉल्व करने के लिए डीजे से हेल्प मांगता है। उसके बाद डीजे लोलार्क से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें बनारस जाना होगा। वहाँ पर एक लड़का है जो इस समय जेल में सजा काट रहा है, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। लोलार्क बनारस जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर डीजे को चुपके से पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला जाता है और क्राइम सीन पर ले जाया जाता है। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद डीजे नुसरत से पूछता है, क्या बॉडी को कार के साथ डंप किया गया है? इस पर नुसरत हाँ कहती है। डीजे कहता है, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि मर्डर में निखिल का हाथ है और गुड न्यूज ये है कि निखिल जिंदा है। आगे डीजे कहता है, 2007 में निखिल और मेरा पहला अंडर वाटर केस था जहाँ पर इसी जगह कार में आग लगाकर डेड बॉडी को डंप किया गया था। सब कुछ जल गया था, कुछ भी नहीं बचा था। उस केस में बिल्कुल इसी तरह से सारे सबूतों को मिटाया गया था। डीजे कहता है, निखिल मुझे कुछ मैसेज देना चाहता है, लेकिन क्या? एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सीजन 1 के 4 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। हालांकि इस सीरीज में अभी आपको बहुत सी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आने वाली अगली वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।